अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 बोन के साथ। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरह इसमें भी सेल्स और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। इसके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की एक स्पेशल बात यह है कि वो रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बोन टफ और हार्ड होता है। इसके फंक्शंस क्या है? बोन का फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द फ्लैशी स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन को स्कल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट लंग्स को thoracic केज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बोन जो होता है वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और अदर आयंस के तौर पे भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका एक मेजर काम होम्योस्टेसिस में है कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अंडर स्पेसिफिक हार्मोन्स एक्शन ये काम करता है। बोन मैट्रिक्स पे आते हैं तो बोन मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी 50% बनाता है और इनऑर्गेनिक भी। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट में भी 90% जो है वो कोलेजन बनाता है और 10% जो है वो नॉन कोलेजनस प्रोटीन बनाता है। जो कोलेजन है उसमें टाइप 1 मोस्टली प्रेजेंट होता है और थोड़ा अमाउंट में टाइप 5 भी प्रेजेंट होता है। और कोलेजन की वजह से क्या होता है कि ये बोन को रेजिस्टेंट बनाते हैं अगेंस्ट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस के। और दूसरा है कि कोलेजन की वजह से ये एसिडोफिलिक स्टेन होता है। दूसरा इसमें जो नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स है जो कि 10% बनाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बोन। और इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जो कि प्रोटीन्स की हैं। एक है प्रोटियोग्लाइकेंस जो गैग्स होते हैं हमारे पास, और मतलब जो एक कोर प्रोटीन होता है और साइड पे हमारे पास वो लगे होते हैं ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस। और इसमें जो गैस है वो हमारे पास हाइलोरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है और केराटिन सल्फेट है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें मल्टी एडिसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोपोन्टिन, सियालोप्रोटीन 1 और 2। और ऑस्टियोकैल्सिन प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोकैल्सिन क्या है? वो एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। इसका क्या काम है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है उसमें जो कैल्शियम होता है उनको कैप्चर करता है, तो ये मिनरलाइजेशन ऑफ बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम और फास्फोरस चीफली, और इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और सिट्रेट आयंस। और ये जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के रॉड लाइक क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। थोड़े से अमॉर्फस फॉर्म भी इसकी प्रेजेंट होती है बोन में, लेकिन इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल के साथ मैच करती है। इसका जो क्रिस्टल होता है वो 40 नैनोमीटर इन लेंथ होता है और 1.5 to 3 नैनोमीटर जो होता है वो इसकी थिकनेस होती है। और ये जो मिनरल्स और कोलेजन जो होते हैं ये मिल के बोन को हार्ड बनाते हैं। अगर हम बोन के ऑर्गेनिक कंपोनेंट रिमूव करते हैं तो पीछे बोन वाइट, ब्रिटल और फ्रेजाइल रह जाता है, जो कि बहुत आसानी से टूट सकता है। और अगर हम मिनरल्स को हटा दें, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट को रहने दें, तो बोन जो होगा वो अपनी रिजिडिटी लॉस कर लेगा और वो टेंडन की तरह फ्लेक्सिबल बन जाएगा। मैट्रिक्स के बाद आ जाते हैं सेल्स ऑफ द बोन। सेल्स ऑफ द बोन क्या है? 4 वेराइटीज़ है हमारे पास इसमें। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। बारी बारी एक एक को हम पढ़ेंगे। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स क्या है? ये हमारे पास फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जिनका ओवल न्यूक्लियस होता है। इनका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक स्टेन करता है। इसमें स्मॉल गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है और स्मॉल अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और बहुत सारे न्यूमरस फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है? ये हमारे पास जो है ना, इनका ओरिजिन है एम्ब्रियोनिक मीसेनकाइम से, और ये पोटेंशियल रखते हैं कि ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं तो ये बार बार डिवाइड करते हैं और सेल्स बनाते हैं और फिर जाके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये इनर लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एंडोस्टियम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये हर्वशियन किनाल और वोल्कमैन किनाल जो कॉम्पैक्ट बोन की होती है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो सारी टर्म्स है पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, हर्वशियन किनाल और वोल्कमैन किनाल, ये सारी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो सेकंड टाइप है ऑस्टियोब्लास्ट, ये जो होते हैं ये बने होते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल से। अब ये जो है ये डिवाइड नहीं करते होते, मतलब ऑस्टियोप्रोजेनिटर डिवाइड करेंगे और ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट होंगे ना वो इनसे ही मतलब डिफरेंशिएट होते हैं, आगे नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। और ये क्या है? ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो बोन का होता है ना वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रेट करते हैं।
ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारे पास कोलेजन टाइप 1, प्रोटीओग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते थे। और जो ये अनमिनरलाइज्ड होता है, इसमें मिनरल्स तो ये नहीं ऐड करते, तो जो अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स ये सिक्रीट करते हैं उसको ऑस्टियोइड कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट एक और काम करते हैं कि ये एक सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम को, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को, वो मदद करता है कि ऑस्टियोइड की फिर मिनरलाइजेशन हो। अब ये जो अच्छा ठीक है, ऐसा होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, ये हमारे पास क्यूबॉइडल या लो कोलमनर सेल्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द ग्रोइंग सरफेस ऑफ द बोन। अब अगर कोई डेवलप हो रही है बोन ना, मतलब ग्रोइंग एज में, तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और या तो अगर कोई इंजरी हो जाती है फिर बोन रीग्रो करता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसे सिंगल लेयर में सारे प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिंपल एपिथेलियम की तरह लगते हैं। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट है ना, फिर दो टाइप से, एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये जब एक्टिव होते हैं तो ये हमारे पास मार्कली बेसोफिलिक होते हैं, और ये क्यों बेसोफिलिक होते हैं, क्योंकि इसमें अबंडेंट RER और फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है ये मैंने बताया कि ये टाइप 1 कोलेजन और प्रोटीओग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं। अभी जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज सिक्रीट करते हैं ना, ये क्या करता है, ये ऑस्टियोइड में ऐसे क्या करता है कि जो फॉस्फेट को क्लीव करता है फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स। तो फॉस्फेट हमारे पास ऑस्टियोइड में प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो ऑस्टियोकैल्सिन था, जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन था, वो क्या करता है कि कैल्शियम को लेकर आता है ऑस्टियोइड के अंदर ब्लड कैपिलरी से। तो कैल्शियम फॉस्फेट मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स बना लेते हैं। जब ये अपने काम कर लेते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, और अब इनएक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, और इनका बेसोफिलिक कलर थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, क्योंकि इनकी RER की अमाउंट जो होती है वो डिक्रीज होती है। फिर ये पेरियोस्टियम में प्रेजेंट होता है और एंडोस्टियम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बताया गया है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द पैराथायरॉइड हार्मोन, और इसका जो सारा मैकेनिज्म है वो ऑस्टियोक्लास्ट के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट को कहते हैं, और ये 95% ऑफ द लिविंग सेल्स इन द एडल्ट बोन जो होते हैं, 95% जो 4 टाइप्स हैं सारी, इसमें से 95% जो वो होते हैं सेल्स, वो ऑस्टियोसाइट होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लिविंग सेल्स होते हैं, और ये इनकी माइटोसिस नहीं होती। ये फिर क्या होता है कि बोन जब ओल्ड होते हैं, जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती है, तो ये इसके नंबर पर डिक्रीज़ होता है, इनकी डेथ एपोप्टोसिस के थ्रू होती है। ये एलिप्सॉइड सेल्स होते हैं जिनका ओवल न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म इनका बेसोफिलिक होता है। इसमें थोड़े से ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये जो होते हैं ना लैक्यूनी के अंदर रहते होते हैं। लैक्यूनी थोड़ी सी स्पेस होती है जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट होता है। तो क्या होता है कि लैक्यूनी, एक लैक्यूनी होता है और दूसरा, अब इसमें ऑस्टियोसाइट है, दूसरे में भी ऑस्टियोसाइट है। ये जो दो लैक्यूनी होते हैं इनके बीच में एक कैनाल सा होता है जिसको कैनालिक्यूलाई कहते हैं। इसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट के कुछ डेंड्रिटिक प्रोसेस होते हैं जो कि ऐसे इनके बीच में आते हैं, और इसके साथ क्या होता है कि फिर जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे इनके गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी होता है। और ये सारी स्पेस है, ये जो वॉल्स ऑफ द लेक्यूने है, और साइड में जो ऑस्टियोसाइट के बीच में स्पेस है, कैनालिक्यूलाई में जो जितनी स्पेस है, इसको पेरी ऑस्टियोसिटिक स्पेस कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और जो कि प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट का फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ बोन मैट्रिक्स, कि जैसे ही ट्रॉमा या एजिंग की वजह से ऑस्टियोसाइट की डेथ होती है तो इसके बाद रिजॉर्प्शन भी हो जाती है बोन मैट्रिक्स की। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। तो अंडर द एक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो एक स्पेशल एंजाइम सिक्रीट करते हैं, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। इसका क्या काम है कि ये डिग्रेड करे बोन मैट्रिक्स को, और क्या करे, कैल्शियम को रिलीज़ करे फ्रॉम द मैट्रिक्स। अब जब कैल्शियम रिलीज़ होगा वो ऑस्टियोसाइट से जाएगा सब ऑस्टियोसिटिक स्पेस से, वहाँ से जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। तो ये ब्लड का कैल्शियम लेवल अंडर द नॉर्मल रेंज मेंटेन करता है, विद इन द नॉर्मल रेंज। फिर आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो बोन का जो रिजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू होता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिमॉडलिंग और रिन्यूअल ऑफ द बोन में। तो क्या होता है कि हमारे पास बनता है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो जो बोन मैट्रिक्स होता है उसकी सरफेस पे आकर चिपक जाता है। अगर ये हमारे पास बोन का मैट्रिक्स है, बल्कि बुक में दिखा देते हैं, ये हमारे पास बोन मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोक्लास्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि इसके एक रफल्ड बॉर्डर बना लेता है। कैसे कि ये इसके अंदर इन्वेड करता होता है,
इन्वेड करता है तो इसकी यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं इसके जो प्लाज्मा लेमास है, और ये यहाँ पे ईटिंग करता है। क्या करता है कि जो क्लास होता है वो हाइड्रोजन आयंस और कोलेजिनेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता होता है, और ये आके इसका सारा बोन मैट्रिक्स को रिजॉल्व करता होता है। साइड वाली जो जगह होती है उसको क्लियर जोन कहते हैं, या इसको हम सीलिंग जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टाइट रखते हैं इस चीज़ को और टाइटली बाउंड करते हैं बोन मैट्रिक्स के साथ, और बीच में ये सारा रिजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ये एक जायंट सेल होता है, तकरीबन ये इतना बड़ा होता है कि अप टू 115 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है, और इसमें जो होते हैं इसमें 50 न्यूक्लियाई तक भी हो सकते हैं। और ये एक्टिव की बात करें, इनएक्टिव जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है वो 40 माइक्रोमीटर की तकरीबन होता है, और उसमें 20 के करीब जो होते हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये ऐसे काम करता है कि यहाँ पे रफल बॉर्डर है, और ये हमारे पास बन जाती है कि ये ऑस्टियोक्लास्ट है, तो ये सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट बन जाता है, और यहाँ पे फिर रिसॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब हमारे पास आ जाता है कि रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन मैट्रिक्स जो होती है वो कैसे होती है। तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। एक हमारे पास होता है कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की डिसोल्यूशन हो, और दूसरा है कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसकी डाइजेशन हो। तो क्या होता है कि इससे पिछले डायग्राम में हम देख चुके थे कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहा था कि हाइड्रोजन जो है उनको पंप कर रहा था इनटू द सब ऑस्टियोक्लास्टिक स्पेस। तो इस हाइड्रोजन आयन से क्या होता है कि एसिडिक मीडियम बन जाता है, और इस एसिडिक मीडियम की वजह से जो वहाँ पे बोन मिनरल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो क्या होता है कि वो आ जाते हैं फ्रॉम द बोन मैट्रिक्स इनटू द ऑस्टियोक्लास्ट, और फिर वहाँ से फिर कैपिलरीज में डिलीवर होता है। और इस जब मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल या नॉन लाइसोसोमल एंजाइम्स जैसे कोलेजिनेज और जेलाटिनेज, तो ये सिक्रीट होते हैं टू द सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं और डिग्रेड करते हैं कोलेजन को और जो और कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट को। तो ये क्या होता है कि जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं ये फिर फेगोसाइटोज हो जाते हैं, वो जो रफल बॉर्डर था वहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनते हैं। और ये फिर हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं उनके मतलब वो इनको ले लेता है, फेगोसाइटोस कर लेता है, और उसके बाद फिर ब्लड की तरफ चले जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू की तरफ। तो ये जो इसकी फेगोसिटिक प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट को हम इस जो मोनोन्यूक्लियर वो फेगोसिटिक सिस्टम है ना, MPS, उसका कंपोनेंट भी कंसिडर किया कर सकते हैं। और अब हमारे पास पिछला जैसे ऑस्टियोब्लास्ट में एक बात कही गई थी कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर खुद पैराथायरॉयड हार्मोन जो वो एक्ट नहीं करता। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट पे पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करता है तो वो एक साइटोकाइन रिलीज करते हैं जो कि है ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट उस फैक्टर से स्टिमुलेट होते हैं और अपना काम करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो कैल्सिटोनिन के होते हैं, और क्या करता है कि ये हार्मोन क्या करता है कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करता है। और जो हमारे पास ये जो वो है पैराथायरॉयड हार्मोन और जो वो है कैल्सिटोनिन, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं। तो ये जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसकी जो विद इन नॉर्मल रेंज है उसको मेंटेन करता होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। तो पेरिओस्टियम क्या है, पेरिओस्टियम कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन पे प्रेजेंट होता है। और एंडोस्टियम क्या होता है, वो हमारे पास वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वेस्कुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और वो जो है वो लाइन करता है मिड्यूलरी कैविटीज़ ऑफ द शाफ्ट, जो लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट होती है उसके अंदर मिड्यूलरी कैविटी होती है उसको लाइन करता है, या जो स्पॉन्जी बोन की ट्रेबेकुलर कैविटीज़ होते हैं उसको लाइन करता है। एंडोस्टियम जो होते हैं ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पेरिओस्टियम होता है उसकी 2 लेयर्स होती है, एक आउटर फाइबर्स लेयर होती है और एक जो होती है वो इनर सेलुलर लेयर होती है। इनर सेलुलर जो लेयर होती है वो उसमें भी ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स ही होते हैं, और जो आउटर फाइबर्स लेयर होती है उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। और at the regions where ligaments and tendons are attached to the bone, some bundles of collagen fibers extend from the periosteum into the bone matrix। तो periosteum से जो होते हैं वो कुछ ऐसे एक्सटेंशन से निकलती होती हैं जिनको हम परफोरेटिंग फाइबर्स या शार्पिस फाइबर्स भी बोलते होते हैं।
अच्छा, फिर आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू। तो इसकी हम दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और एक है माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक की बिना पे हम कह सकते हैं कि बोन जो होता है टू टाइप्स हैं, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन या कैंसलेस बोन। ठीक है, तो कम्पैक्ट बोन जो होता है वो उसमें कोई कैविटी नहीं होती है, और स्पॉन्जी बोन में क्या होता है कि अंदर ऐसे कैविटीज़ प्रेजेंट होती है और बोन स्पिक्यूल्स और ये सारे होते हैं और ट्रेबिकुलम। अच्छा, और उनके बीच में क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके क्या होता है कि उसकी शाफ्ट में हमारे पास थिक सा कम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होता है और बीच में मेड्यूलरी कैविटी होती है, और जो उसके एंड्स होते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारा स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है। और जो फ्लैट बोन्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास पहले कम्पैक्ट बोन होता है, बीच में स्पॉन्जी बोन होता है, फिर कम्पैक्ट बोन होता है, और इसको डिप्लॉय कहते होते हैं। और फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो बोन या प्राइमरी बोन होगा या सेकेंडरी बोन होगा। प्राइमरी बोन जो होता है इमेच्योर बोन होता है या वुवन बोन, और ये जाके फिर मेच्योर होकर ये सेकेंडरी बोन बनाता है। ये उस टाइम प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक या डेवलपमेंट के टाइम, और या बोन रिपेयर के टाइम प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होते हैं मिनरल्स बहुत कम होते हैं, और ये बाद में फिर रिप्लेस हो जाते हैं इनटू द सेकेंडरी बोन। और कुछ जगहों पे ये प्राइमरी बोन ही रहता है, जैसे कि एल्वियोलर सॉकेट्स ऑफ द टीथ्स हो गए, एंड प्लेसेस वेयर द टेंडेंस ऑफ द मसल्स आर इंसर्टेड इनटू द बोन्स। और बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।